नमस्ते बच्चों। हिंदी साहित्य वैभव 2020 से 21 साल का प्रथम पीयूसी तृतीय सोपान अपठित भाग कहानियाँ। कहानी 5 है सिलिया। सिलिया कहानी का रचयिता है डॉक्टर सुशीला ठाकबौरे। बच्चों, मेरा नाम अप्पामणि NN, हिंदी उपन्यासक, विद्या ज्योति गर्ल्स PU कॉलेज हंगसंद्रा बेंगलुरु। बच्चों, आज हम डॉक्टर सुशीला ठाकबौरे लेखिका का परिचय प्राप्त करेंगे। सुशीला ठाकबौरे जी का जन्म 4 मार्च सन 1954 ईस्वी में गांव बानापुर। शी वॉज बॉर्न ऑन 4th of March 1954 in Banapur, which is there in होशंगाबाद. It is in MP, that is मध्य प्रदेश में हुआ। ठाकबौरे जी का, सुशीला ठाकबौरे जी का जन्म 4 मार्च सन 1954 बानापुर होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ। आपकी माता पन्ना भाई तथा पिता राम प्रसाद घावरी थे। तो माता का नाम पन्नाबाई, पिता राम प्रसाद घावरी। आपने माता की प्रेरणा तथा अपने अथक परिश्रम के बल पर नए कीर्तिमान स्थापित किए। माता पिता के प्रेरणा जो अपने आप लेखिका सुशीला ठाकबौरे जी ने माता जी के प्रेरणा और अपने अथक परिश्रम के बल पर नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। जो सुशीला ठाकबौरे जी का कहानियाँ यथार्थ परक हैं। टूटता वहम, अनुभूति के घेरे, संघर्ष, कहानी संग्रह, स्वाति बूंद और खारे मोती, यह तुम भी जानो, तुमने उसे कब पहचाना, हमारे हिस्से का सूरज, यह काव्य संग्रह तथा रंग और व्यंग्य, नंगा सत्य नाटक है। अनेक विश्वविद्यालयों में आपके साहित्य पर शोध कार्य चल रहा है। आपको अनेक संस्थाओं से सम्मानित किया गया है। वर्तमान में आप सेठ केसरीमल पोरवाल कॉलेज कामठी नागपुर महाराष्ट्र में सेवारत हैं। और सुशील ठाकबौरे जी जहाँ चाह होती है वहाँ राह खुद बनने लगती हैं। Where there is a way, where there is a will, there will be a way, right? ऐसे जहाँ चाह होती है वहाँ राह खुद बनने लगती है। इसको चरितार्थ करते हुए कहानी की प्रमुख पात्र सिलिया समाज में अपने लिए न सिर्फ स्थान बनाती हैं बल्कि सम्मान की अधिकारिणी भी बनती हैं। वह अपने साथ घटी हुई घटनाओं को ध्यान में रख झाड़ू के स्थान पर कलम को महत्व देकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर अपनी जाति के लिए ही नहीं अपितु पूरे समाज के लिए
प्रेरणास्त्रों बन जाती हैं। स्त्री शिक्षा के महत्व को प्रतिपादित करने तथा अपने दृढ़ संकल्प को साकार करने की प्रेरणा लेने हेतु तो इस कहानी का चयन किया गया है। मीन्स डॉक्टर सुशील टाकबोरे जी ने हिंदी की दलित लेखिका हैं। उन्होंने इस कहानी में एक दलित कन्या की करुणा कथा का तथा उसके उत्तरोत्तर विकास का वर्णन किया है। ಮನಸ್ಸಿದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗ ಎಂಬ ಲೋಕೋಕ್ತಿಯಂತೆ ಒಬ್ಬ ದಲಿತ ವರ್ಗ ಹುಡುಗಿ ಸಮಾಜದ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ದಲಿತರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ತಾನೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮಾನಿತ ಆದಳು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಘಟನೆಯೇ ಇದರ ನಾಯಕಿಯೇ ಸಿಲಿಯಾ. ಸೊ ದ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ स्टोरी इज सिलिया. सिलिया का कथन में मीन्स डॉक्टर सुशीला टाकबोरे इज अ दलित हिंदी राइटर. शी इज अ दलित हिंदी राइटर. In this story she tells us the life story of a Dalit girl Silia. Okay, Silia. Let me see what is happened to the Silia in this lesson. So she is the heroine of this lesson. आगे देखिए, we know right children, changing role of women in India, is it not? Day by day it's changing. Women empowerment. Let me see क्या कहते हैं हमारा लेखक की. ಇಸ್ ನಾಟ್ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೂ ಬಹಳ 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 ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ, ನಾವು ಕಂಡಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲೆಕ್ಚರೇಟ್ ವಿಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ವಿಮೆನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. We all know the great leaders and the great women of freedom fighters, is it not? And you can see in the, all the fields nowadays, right? Yes. Everywhere there is a women. कठिन शब्द का अर्थ देखेंगे बच्चों. पहला है जीरह. जीरह का मतलब क्या होता है? प्रश्न, क्वेश्चन. चोचले मीन्स नखरे. रेवड़ मीन्स भेड़ बकरी का झुंड को कहते हैं रेवड़. मोड़ी का मतलब लड़की. जई का मतलब यही, जई यही. मूंड का मतलब सिर. सालना का मतलब खटकना या दुख पहुंचना. मुखौटे का मतलब नकाब, नकली चेहरा, डुप्लीकेट फेस. कौंदना चमकना, ब्राइटनेस. डोंग पाखंड, पाखंड. बैसाखी लंगड़ों की लाठी. जो लंगड़ों की लाठी को क्या कहते हैं? यहाँ बैसाखी भी कहते हैं. और पूर्वोत्तर भारत में बैसाखी ये त्यौहार भी है. ठीक है बच्चों. अब हमारा कहानी में बैसाखी का मतलब क्या होता है? लंगड़ों की लाठी होती है. आगे देखेंगे. अभी सुशील ठाकबोरे जी ने कथन का सार यहां पर कहते हैं कि नानी, नानी उसे प्यार से सिलिया ही कहती थी. बड़े भैया ने अपनी शिक्षा प्राप्त. नानी क्या कहकर पुकारती थी? सिलिया. बड़े भैया ने अपनी शिक्षा प्राप्त सूझबूझ के साथ उसका नाम शैलजा रखा था. माँ पिताजी की वह
सिलो रानी थी. So her name, the grandma has kept as Silia, but the elder brother, after seeing her education and all, he is named, her name is Shailaja. और माँ पिताजी की वो सिलो रानी थी. शी इज द क्वीन ऑफ द मदर एंड फादर. सन 1900 and in the year of 1970, in the year of 1970, 70 में, सन 1970 की बात है. इट इज़ द वर्ड फ्रॉम 19 to 70. 19 in the year of 70, 1970 विषय ಇದು. सिलिया 11वीं कक्षा में पढ़ रही थी. शी वॉज स्टडिंग इन 11th स्टैंडर्ड. सांवली, सलोनी, मासूम, भोली, सरल व गंभीर स्वभाव वाली सिलिया अंತಹ ಒಬ್ಬ हुड़गी स्वस्थ देह के कारण वह अपनी उम्र से कुछ ज़्यादा ही लगती थी. लोग उसकी शादी के विषय पर चर्चा करने लगे थे. उसी साल हिंदी अखबार नई दुनिया में एक विज्ञापन छपा. शूद्र वर्ण की वधू चाहिए. मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जाने माने युवा नेता सेठी जी एक अछूत कन्या के साथ विवाह करके समाज के सामने एक आदर्श रखना चाहते थे. उनकी केवल एक ही शर्त थी कि लड़की कम से कम मैट्रिक हो. गांव के बहुत से पढ़े लिखों ने, ब्राह्मणों, बनियों ने सिलिया की माँ को सलाह दी. सिलिया की माँ, तुम्हारी सिलिया मैट्रिक पढ़ रही है, बहुत होशियार है, समझदार भी है. तुम उसको फोटो, परिचय, नाम, पता लिखकर भेज दो. तुम्हारी बेटी के भाग्य खुल जाएंगे, राज करेगी. सेठी जी बहुत बड़े आदमी हैं, तुम्हारी बेटी की किस्मत अच्छी है. सिलिया की माँ अधिक जी रह में ना पढ़कर केवल इतना कहती, हाँ भैया जी, हाँ दादाजी, सोच विचार करेंगे. ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳಿಗೆ ಅವಳು 11ನೇ ತರಗತಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ. ಶಿ ವಾಸ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಜಸ್ಟ್ 11th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್. ಅಂದರೆ ಸಿಲಿಯಾ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ದಲಿತ ವರ್ಗದ ಹುಡುಗಿ. ಅವಳ ಅಜ್ಜಿ ಅವಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಿಲಿಯಾ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅವಳ ಸಹೋದರ ಅವಳನ್ನು ಶೈಲಜಾ ಮತ್ತು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಿಲೋರಾಣಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಿಲಿಯಾ 11ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಳು. ಒಳ್ಳೆಯ ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣ, ಮುಗ್ಧ, ಸರಳ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರ ಸ್ವಭಾವದ ಆಗಿದ್ದಳು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತೆಯೂ ಕೂಡ ಹೌದು. ಅವರ ಜನಾಂಗದ ರೀತಿಯ ಅವಳ ಮದುವೆ ಚರ್ಚೆಯೂ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನೈ ದುನಿಯಾ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ನೈ ದುನಿಯಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಒಂದು ನೈ ದುನಿಯಾ ಮೇ ಏಕ್ ವಿಜ್ಞಾಪನ್ ಛಪ. ನೈ ದುನಿಯಾ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ಭೋಪಾಲದ ಹೆಸರಾಂತ ಯುವ ನೇತಾರನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯ ಕನ್ಯೆಯ ಆದರ್ಶ ಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಂದು, ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿ ಅಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಶೂದ್ರ ವರ್ಣ ಕಿ ಏನಂತ ಬರೆದಿತ್ತು, शूद्र वर्ण की वधू चाहिए. मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जाने माने युवा नेता सेठी जी एक अछूत कन्या के साथ
ವಿವಾಹ ಕರ್ಕೆ. ಸೊ ಒಂದು ಅದರ ಜನಾಂಗದ ಒಂದು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಕನ್ಯೆಯ ವಧುವನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಬಹುದು ಆ ಕತೆ ಇದೆ ಎಂದು 10 ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿ 10ನೇ ತರಗತಿ ಮುಗಿಸಿ 11ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೂ ಓದ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಸಾಕೆಂದು ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶವಾದಿ ಎಂದು ಅನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಂಬಲ ಆ ಯುವಕನಿಗಿತ್ತು. ಈ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಅಂದರೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮದುವೆ ಆದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅಂದರೆ ಒಣ್ಣಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ, ಸಮ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಸಿರಿಯಾಳ ತಾಯಿ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿ ಮಗಳನ್ನು ಆ ಮನೆಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಲಗೌರವ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹುಡುಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಗೆ ಸೇರುತ್ತಾಳೆಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಊರ ಜನರು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಇತ್ಯಾದಿ ಹಲವರು ಕೂಡ ಬಂದು ಅವಳಿಗೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. गांव के बहुत से पढ़े लिखों ने ब्राह्मणों बनियों ने सिलिया की माँ को सलाह दी. दे एडवाइस टू सिलियास मदर. ಹೀಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಇಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಆಯಿತು, ಆದರೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಂತಹ ಮತ್ತು ಯೋಚಿಸೋಣ ಎಂಬ ಚುಟುಕು ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ರು. ಯಾರು? ಸಿಲಿಯ ತಾಯಿ. ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. सिलिया के साथ पढ़ने वाली सहेलियां उसके छेड़ती हंसती, मगर सिलिया इस बात को कोई सिर पैर नहीं समझ पाती. उसे बड़ा अजीब लगता. क्या कभी ऐसा भी हो सकता है? इस विषय में घर में भी चर्चा होती. रिश्तेदार और पड़ोसी यह कहते हैं, फ़ोटो भिजवा दो, नाम पता लिखकर भेज दो. तब सिलिया की माँ अपने वालों को अच्छी तरह समझा कर कहती, नहीं भैया, यह सब बड़े लोगों के चोचले हैं. आज समाज को और सबको दिखाने के लिए हमारी बेटी से शादी कर लेंगे और कल छोड़ दिया तो हम गरीब लोग उनका क्या कर लेंगे. अपनी इज्जत अपने समाज में रहकर भी हो सकती है. उनकी दिखावे की 4 दिन की इज्जत हमें नहीं चाहिए. हमारी बेटी उनके परिवार और समाज में कई वैसा मान सम्मान नहीं पा सकेगी, ना ही फिर हमारे घर की ही रह जाएगी, ना इधर की ना उधर की. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಪಾಪ ಈ ರೀತಿ ಹೆಣ್ಣು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ವಾ, ನೋಡಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಕಳಿಸು, ನಿನ್ನ ಫೋಟೋವನ್ನು ಕಳಿಸು ಅಂತೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿಸಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಗಳಿಸುವಂತಹ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವಂತಹ ಮಮತೆ ಇತ್ತು, ಆ ತಾಯಿಗೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಿಲಿಯಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳು ಬೇರೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಅವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಜೊತೆಗೆ ಓದೋವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಗೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಪರವಾಗಿ ಮನೆಯವರ ಬಳಿ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ತಾಯಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣಯ್ಯ, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯವರ ವಿಶೇಷ, ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 4 ದಿವಸದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿ ನಾನು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ನನ್ನ ಮಗಳ ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ ನಾನು ಈಡಾಗಲೇ, ನನಗೆ ಬೇಡ. ನನ್ನ ಮಗಳು ಹಾಗೆ ಹೀಗೂ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದುಕೊಳ್ಳೋದು ಎಷ್ಟೋ ವಾಸಿ ಅಂತೇಳ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಯಾರು? ಸಿಲಿಯಾಳ ತಾಯಿ. ಸಿಲಿಯಾ का माने कहा ऐसे. आगे में देखेंगे. जो आगे में क्या कहते हैं कि
हमसे भी दूर कर दी जाएगी, ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. हम तो नहीं देंगे अपनी बेटी को, हमें उसको खूब पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उसकी किस्मत में होगा तो इससे ज़्यादा मान सम्मान वह खुद पालेगी, अपनी किस्मत वह खुद बना लेगी. ನಾವು ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಸಾಕು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಓದೋದು ಬರೆಯೋದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸಮ್ಮಾನನೂ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅವಳ ಕೆಲಸನ ಅವಳವೇ ಸ್ವತಃ ಅವಳ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ತಾಯಿ. आगे में क्या कहते हैं, माँ की बातों को सुन सिलिया के मन में आत्मविश्वास जाग उठा. ತಾಯಿಯ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಈ ಸಿಲಿಯಾಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬಂತು, ನಂಬಿಕೆ ಬಂತು. ಸಿಲಿಯಾ ಕೋ ವ ದಿನ್ ಆಜ್ ಬಿ ಯಾದ್ ಹೈ, ಜಬ್ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅವಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೆನಪಿದೆ. 12 साल की सिलिया डरी सहमी सी एक कोने में खड़ी थी. मामी अपनी बेटी मालती को बाल पकड़कर मार रही थी, साथ ही जोर जोर से चिल्लाकर कह रही थी, क्या रोई? क्या कहते हैं कि क्यों री? तुझे नहीं मालूम अपना वह कुएं से पानी भर सके हैं? क्यों चढ़ी तू कुएं पर? क्यों रस्सी बाल्टी को हाथ लगाई? और वाक्य पूरा होने के साथ ही 2-4 झापड़ घूसे और बरस पड़ते मालती पर. बेचारी मालती दोनों बाहों में अपना मुंह छुपाए चीख चीख कर रो रही थी, साथ ही कहती जाती थी, ओ भाई ओ अम्मा माफ कर दे, अब ऐसा कभी नहीं करूँगी. माँ की बातों, जैसे माँ की बातों को सुनकर सिलिया को ऐसा मन छपाता. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಯಿತು? ತಾಯಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಅವಳ ನಂಬಿಕೆ ಬಂತು. ಸಿಲಿಯಾಳ ಆ ದಿನದ ನೆನಪಾಯಿತು. ವ ದಿನ್ ಆಜ್ ಬಿ ಯಾದ್ ಹೈ. ಏನಾಯಿತು? 12 ವರ್ಷ ಸಿಲಿಯಾ ಭಯ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ಲು. ಮಾಮಿ ಅವಳ ಅತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ತನ್ನ ಮಗಳ ಮಾಳ್ತಿಯ ಕೂದಲನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಡಿತಾಳೆ, ಜೋರಾಗಿ ಅಳ್ತಾಳೆ. ಚಿಲ್ಲಾಕರ್ ಕಹ ರೈತಿ ಏನಂತ, ಏನಕ್ಕೆ ಹೊಡಿತಿದ್ಯಾ ನನ್ನ? ಕ್ಯೂರಿ ತುಜೆ ನಹಿ ಮಾಲೂಮ್, ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಪನಾ ವಾ ಕುಯೇ ಸೆ ಪಾನಿ ಭರ್ ಸಕೆ ಹೈ, ಕ್ಯೂ ಚಡಿ ತೂ कुएं पर, क्यों रस्सी बाल्टी को हाथ लगाई? और वाक्य पूरा होने के साथ ही 2-4 झापड़ घूसे. So what happened here? ಈಗ ಸಿಲಿಯಾ ಏನು ಹೇಳಿದ್ಲು? ಸಿಲಿಯಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವಳ ಸಹಪಾಠಿ ಮಾಳತಿ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನಾವಳಿಗಳು ಸಿಲಿಯಾಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿತು. 5ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವಾಗ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಅವಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮನೆ ಮಾಡಿತು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಬೆಕ್ಕುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ದಲಿತ ಜನಾಂಗದವರನ್ನು ಜನಾಂಗದವರು ಹೇಗೆ ಕೀಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ಅವಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಅತ್ತೆ ಮಗಳಿಗೆ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆಯನ್ನು ಅವಳು ಆ ದಿನದಂದು ಅವಳು ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಈ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಯಿತು ನೋಡುವ. मामी का गुस्सा और मालती का रोना देखकर ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಲಿಯಾ स्वयं को अपराधी महसूस कर रही थी. वो अपनी सफाई में बहुत कुछ कहना चाहती थी, मगर इस घमासान प्रकरण में उसकी आवाज़ धीमी पड़ जाती थी. मामी को थोड़ा शांत होता देखा सिलिया ने साहस बटोरा. मामी मैंने तो
मालती को मना किया था मगर वह मानी ही नहीं। कहने लगी, जीजी प्यास लगी है, पानी पिएंगे। मैंने कहा, कोई देख लेगा। तो कहने लगी, अरे गर्मी की भरी दोपहरी में कौन देखने आएगा, बाजार से यहाँ तक दौड़ते आए हैं, प्यास के मारे दम निकल रहा है। मामी बिफर कर बोली, घर कितना दूर था, मर तो ना जाती, मर ही जाती तो अच्छा रहता। इसके कारण उसने कितनी बातें सुनाई। मामी सिर पर हाथ रखकर बैठ गई और बहुत देर तक मालती को कोसरती रही। ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಆ ಮಾಲತಿಯನ್ನು ಅವಳ ಅತ್ತೆ ಬೈದು ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಯಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೈತಾ ಕುಂತ್ಕೊಂಡ್ಳು। सिलिया अपने पैरों के पास की ज़मीन देखने लगी। सच बात थी, गाडरी मोहल्ला के जिस कुएं से मालती ने पानी निकलकर पिया था, वहाँ से 20-25 कदम पर ही मामा मामी का घर है, जिसकी रस्सी बाल्टी और कुएं को छूकर मालती ने अपवित्र कर दिया था। वह औरत बकरियों के रेवड़ पालती है। गाडरी मोहल्ले के अधिकांश घरों में भेड़ों बकरियों के पालने बेचने का व्यवसाय किया जाता है। गाडरी मोहल्ले से लगाकर ही 8-10 घर बंगी जाति के हैं। सिलिया के मामा मामी यही रहते हैं। ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಮಾಮಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೈದ್ಲು, ಅವಳ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಬಂತು, ಪಾಪ ಅಲ್ವಾ, ಪಾಪ ಮಾಮಿ ಹಾಗೆ ಹಾಕಿ ಅವಳ ಮಾಳ್ತಿಗೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ನೋಡಿ. ಹಿಂದೂ ಆಗಿದ್ದರೂ ಹಿಂದೂ ಅಲ್ಲ, ಬಾಯಾರಿಕೆಯು ಅವಳನ್ನು ವಿಚಲಿತಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀರನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ಘಟನೆಯಿಂದ ಅವಳು ವಿಚಲಿತಳಾಗಿದ್ಳು. ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವಳು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಯಾವ ಜಾತಿಯವರು, ಅವರು ಅವಳ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಂತೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ನೀರು ಕುಡಿಯೋದೊಂದು ತಪ್ಪೇ ಅಲ್ವಾ? ನೀರು ಕುಡಿಯೋದು ತಪ್ಪ? ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಆಗಿರಲಿ, ಇವಳಿಗೆ ಆ ಮನಸ್ಸು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವರ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಎಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಒಂದು ಜಾತಿ, ಇದು ಕಿತ್ತನಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವರ ಮಾಮ ಮಾಮಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ 10-15 ನಿಮಿಷ ವಾಕಬಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದೂರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಕಾಲನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಕಾಲನಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ವಾಸವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ गाडरी मोहल्ले के जिस कुएं से मालती ने पानी निकाल कर पिया था, वहाँ से 20-25 ಅಲ್ಲಿಂದ 15-20-15 ವಾಕಬಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಕದಂ ಪರ್ ಹಿ ಮಾಮಾ ಮಾಮಿ ವಾಕಬಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ. ಜಿಸ್ಕಿ ರಸ್ಸಿ ಬಾಲ್ಟಿ, ಅವಳ ಹಗ್ಗ ಮತ್ತು ವಾಳಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಕುವೆ ಅಂದರೆ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ. ಮಾಲ್ತಿನೇ ಅಪವಿತ್ರ ಕರೆದೆ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಲು. ಔರತ್ ಬಕ್ರಿಯೋं के रेवड़े पालती हैं. ಈಗ ಏನಾಯಿತು, ಈ ಕುರಿ ಟಗರು ಇಂಥದಕ್ಕೆಲ್ಲ ದಾರ ಹಗ್ಗ ಕಟ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಬಕ್ರಿಯೋं के ಇದು ಏನಾಯಿತು, गाडरी मोहल्ले से लगाकर 8 और
ಈ ಕೌನ್ ಸಿ ಜಾತಿ ಹೈ, ಯಾವ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಇವರು, ಅದು ಸಂಶಯ. ಪಾಪ ಇವಳಿಗೆ ಜಾತಿ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿರಲ್ವಾ. बकरियों को पालने बेचने का ವ್ಯವಸಾಯ किया जाता था. ಈ ಕುರಿ ಮೇಯಿಸೋದು ಅಂತ ವ್ಯವಸಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವರು. ಮತ್ತು ಗಾಡ್ರಿ ಮೊಹಲ್ಲೆ ಸೆ ಲಗ್ಕರಿ 8-10 ಘರ್ ಬಂಗಿ ಜಾತಿ, ಬಂಗಿ ಜಾತಿ. ಆ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಯಾಳ ಮಾಮ ಮಾಮಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಮಾಲ್ತಿ सिलिया की हम उम्र है मगर हौसला और निडरता उसमें बहुत ज़्यादा है. जिस काम को नहीं करने की नसीहत उसे दी जाए उसी काम को करके वह खतरे का सामना करना चाहती. सिलिया गंभीर और सीधे सरल स्वभाव की आज्ञाकारी लड़की है. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲೋ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟರು ಅದನ್ನು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಹುಡುಗಿ ಆಗಿದೆ ಯಾರು, ಸಿಲಿಯಾ. मालती को रोते देख उसे खराब ज़रूर लगा मगर वह इस बात को समझ रही थी कि इसमें मालती की ही गलती है. जब हमें पता है कि हम अछूत दूसरों के कुएं से पानी नहीं भर सकते तो फिर वहाँ जाना ही क्यों. ಅಲ್ವಾ, ನಾವು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಗೆ ಸೇರಿದವರು. ಪಾಪ ಉಚ್ಚ ಜಾತಿಯವರ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀರನ್ನು ತೊಗೊಂಬರಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು. ತಪ್ಪಲ್ವಾ? ಅದು ಇವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಸಿಲಿಯಾಗೆ ಮಾಲ್ತಿದೆ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ. ಜಾನ ಅಂದರೆ ಇವಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ವ ಬಕ್ರಿ ವಾಲಿ ಕೈಸೆ ಚಿಲ್ಲಾ ರಹಿ ಥಿ, ಅರಿ ಬಾಯಿ दौड़ोरी जा मोड़ी की, जो जा मोड़ी को समझाओ, देखो तो मना करने के बाद भी कुएं से पानी भर रही है, हमारी रस्सी बाल्टी खराब कर दई जाने. और मामी को डांटने हुए उसने कितनी बातें सुनाई थी. क्यों भाई, जय सिखाओ तो हो तुम अपने बच्चों को, एक दिन हमारे मूंड पर मूतने की कह देना. तुम्हारे नज़दीक रहते हैं तो क्या हमारा धर्म नहीं है, का मर्जी है तुम्हारी, साफ साफ कह दो. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬೈತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅವರು ಉಚ್ಚ ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಕೋಲ್ಡಿಂಗ್. ಏನಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಆ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಅವಳಿಗೆ ಬೈತೀನಿ ಆದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀವಾದರೂ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಮಾಮಿ ಗಿಡಗಿಡಾ ರಹಿ ಥಿ, ಬಾಯಿ ಮಾಫ್ ಕರ್ ದೋ, ಇತನಿ ಬಡಿ ಹೋ ಗಯಿ ಹೈ ಮಗರ್ ಅಕಲ್ ನಹಿ ಆಯಿ ಉಸ್ಕೋ. ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಣ್ಣ, ಅವಳಿಗೆ ಈಗ ದೊಡ್ಡವಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಆದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ. ಕಿತ್ನಾ ತೋ ಮಾರೂ ಹೂँ ಫಿರ್ ಭಿ ನಹಿ ಸಮझे, ಎಷ್ಟು ಹೊಡಿತೀನಿ ಆಗಲೂ ಅವಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಮಾಮಿ ವಹೀ ಸೆ ಮಾಲ್ತಿ ಕೋ ಮಾರ್ತಿ ಹುಯಿ ಗರ್ ಲಾಯಿ ಥಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಮಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಾಳೆ. ಬೇಚಾರಿ ಮಾಲ್ತಿ ಸಿಲಿಯಾ ಸೋಚ್ ರಹಿ ಥಿ, ಅಪ್ಪ ಪಾಪ ಈ ತುಂಬ ಮಾಲ್ತಿ ಒದೆ ತಿನ್ಕೊಂಬಂದಿರ್ತಾಳ, ಈ ಸಿಲಿಯಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಭಗವಾನ್ उसे जल्दी ही अकल दे देंगे तब वह ऐसे काम नहीं किया करेगी. ಭಗವಂತನೇ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಇವಳನ್ನ. इसके 1 साल पहले की बात है, ಇದು 1 ವರ್ಷದ ಮುಂಚಿನ ಮಾತು. 5वीं कक्षा के टूर्नामेंट हो रहे थे, 5ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. खेल कूद की स्पर्धाओं में सिलिया ने भी भाग लिया था. so in the sport she was participating. अपने सहपाठियों और कक्षा शिक्षक के साथ वह भी तहसील के स्कूल में गई थी. आसपास अनेक गांवों के विद्यार्थी टूर्नामेंट में भाग लेने आए थे. दूसरे दिन सिलिया की स्पर्धाएं आरंभ में ही होने से जल्दी ख़त्म हो गई. वह लंबी दौड़ और कुर्सी दौड़ स्पर्धाओं में प्रथम आई थी. वह अपनी
कोको टीम की कैप्टन थी और उनकी कोको टीम भी उसी के कारण जीती थी। खेल कूद के शिक्षक गोकुल प्रसाद ठाकुर जी ने सबके सामने उसकी बहुत तारीफ की थी। साथ ही उससे पूछा था, यह तहसील में तुम्हारे रिश्तेदार रहते होंगे, तुम वहाँ जाना चाहती हो? हमें पता बता दो, हम तुम्हें वहाँ पहुँचा देंगे। सिलिया मामा मामी के घर का पता जानती थी, मगर शिक्षकों के समक्ष उनका पता बताने में उसे संकोच हो रहा था। शर्म के कारण वह कुछ नहीं बता पाई। उसने संकोच के साथ कहा, मुझे यहाँ किसी का भी पता मालूम नहीं है। तब सर ने उसकी सहेली हेमलता से कहता था, हेमलता, तुम उसे भी अपनी बहन के घर ले जाओ, शाम को सभी एक साथ गांव लौटेंगे, तब तक वहाँ आराम कर लेगी। हेमलता ठाकुर सिलिया के साथ ही 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। उसकी बहन की ससुराल तहसील में थी। उनका घर तहसील के स्कूल के पास ही था। हेमलता सिलिया को लेकर अपनी बड़ी बहन के घर आई। बहन की सास ने हंसकर बातें की। हेमलता को पानी का गिलास दिया। दूसरा गिलास हाथ में लेकर सिलिया के बारे में पूछने लगी। कौन है? किसकी बेटी है? कौन ठाकुर है? यह प्रश्न पूछा सिलिया। और सिलिया कहते हैं, सिलिया कुछ कह ना सकी। हेमलता ने कहा रहा है, मौसी जी मेरी सहेली है, हमारे साथ ही आई है। बहन की सास उसे गौर से देखते हुए विचार करती रही। हेमलता ने बताया, इसके मामा मामी यहाँ रहते हैं, मगर इसे उनका पता मालूम नहीं है। मौसी जी ने हेमलता से सिलिया की जाति पूछी। हेमलता ने धीरे से बता दिया। जाति का नाम सुनकर मौसी जी चौंक गई। फिर स्वयं को शांत संयत करके सिलिया से पूछा, गाडरी मोहल्ला के पास रहते हैं? तब मौसी जी ने अतिरिक्त प्रेम जताते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटी, हमारा भैया तुम्हें साइकिल पे बिठा के वहाँ छोड़ आएगा। ऐसा कहते हुए मौसी जी पानी का गिलास लेकर अंदर चली गई। मौसी जानती थी कि उसे प्यास लगी है, फिर भी जाति का नाम सुनकर वह पानी का गिलास वापस ले गई। सिलिया को प्यास लगी थी, मगर वह मौसी जी से पानी मांगने की हिम्मत नहीं कर सकी। पानी मांगने पर क्या वह देने इनकार कर देती? सिलिया को यह प्रश्न साल रहा था। मौसी जी के बेटे ने उसे गाडरी मोहल्ले के पास छोड़ दिया था और सिलिया रास्ते भर कूदती आ रही थी। आखिर उसे प्यास लगी थी तो उसने मौसी जी से पानी मांग कर क्यों नहीं पिया। तभी उसे याद आया, मौसी उसकी जाति के नाम से कैसी चौंक गई थी। मौसी के चेहरे का भाव उसके आंखों में तैर गया। कितने मुखौटे चढ़ाकर रखते हैं लोग। सिलिया को देखकर मामा मामी, मालती और सभी लोग बहुत खुश हुए थे। उससे बड़े उल्लास के साथ मिले थे, मगर सिलिया हेमलता की मौसी जी से मिली उमस को भूल नहीं पा रही थी। शाम के समय मामा ने उसे स्कूल पहुंचा दिया था।
बरसों पुरानी घटनाएं मन मस्तिष्क में बार बार कौंध कर उथल पुथल मचा देती हैं। सिलिया का स्वभाव चिंतनशील बनता जा रहा था। परंपरा से अलग नए नए विचार उसके मन में आने लगे थे। वह सोचती, आखिर मालती ने ऐसा कौन सा जुर्म किया था? प्यास लगी, पानी निकालकर पी लिया। फिर वह सोचती, हेमलता की मौसी से वह पानी क्यों नहीं ले सकी थी? और वह यह विज्ञापन उच्च वर्ण का नवयुवक, सामाजिक कार्यकर्ता, जनता का नेता, जाति भेद मिटाने के लिए शूद्र वर्ण की अच्युत कन्या से विवाह, समाज के सामने एक आदर्श रखने की बात, यह सेठी जी महाशय का डोंग आडंबर है। यह सचमुच वे समाज की परंपरा को बदलने वाले, सामाजिक बदलाव की क्रांति लाने वाले महापुरुष हैं। उसके मन में यह विचार भी आया, अगर उसे अपने जीवन में ऐसे किसी महापुरुष का साथ मिला तो वह अपने जाति समुदाय के लिए बहुत कुछ कर सकेगी। लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है? इस प्रश्न उसके मन से हटता नहीं था। साथ ही माँ के यथार्थपूर्ण अनुभवी कथन पर भी उसे विश्वास था। मध्य प्रदेश की जमीन में सन 1970 तक ऐसी फसल नहीं उगी थी जो एक छोटे गांव की अछूत मानी जाने वाली भोली भाली लड़की के मन में अपना ऐसा विश्वास जगा सके और फिर दूसरों की दया पर सम्मान, अपने निजत्व को खोकर दूसरों की शतरंज का मोहरा बनकर रह जाना। बैसाखियों पर लाते हुए जीना नहीं, कभी नहीं। हम क्या इतने भी लाचार हैं? आत्मसम्मान रहती हैं, हमारा अपना भी तो कुछ अहंभाव है। उन्हें हमारी ज़रूरत है, हमको उनकी ज़रूरत नहीं। हम उनके भरोसा क्यों रहे? अपना सम्मान हम खुद बढ़ाएंगे। सिलिया ने मन दृढ़ संकल्प किया, मैं बहुत आगे तक पढ़ती रहूंगी। उन सभी परंपराओं के मूल कारणों का पता लगाऊंगी जिन्होंने हमें समाज में अछूत बना दिया है। मैं विद्या, बुद्धि और विवेक से अपने आप को ऊंचा साबित करके रहूंगी। किसी के सामने झुकूंगी नहीं, यार को तले बग्गिसुವುದಿಲ್ಲ, न ही कभी अपना अपमान सहन करूंगी। सिलिया मन ही मन इन बातों का चिंतन मनन करने लगी। एक दिन अपनी माँ और नानी के सामने उसने बड़े दृढ़ निश्चय के साथ कहा, मैं शादी नहीं करूंगी, मुझे बहुत आगे तक पढ़ना है। ಒಂದು ದಿನ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ತನ್ನ ತಾಯಿ ಅಜ್ಜಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಓದಬೇಕು, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓದಬೇಕು। माँ और नानी अपनी बेटी को ध्यान से देखते रह गई। नानी खुश होकर बोली, संतोष आಯಿತು, शादी हो या ना हो, ಮದುವೆ ಆಗು ಮದುವೆ ಆಗದಿರೇ ಇರು, ಮಗರ್ ತೂ खूब पढ़ाई कर, ಆದರೆ ನೀನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು। और इतनी बड़ी बड़ी जाति के बड़े लोगों के बराबर सब तेरा सम्मान करने लगे। माँ मन ही मन मुस्कुरा रही थी, सोच रही थी, मेरी सिल्लो रानी को मैं खूब पढ़ाऊंगी, मैं सिल्लो रानी को
मैं खूब पढ़ाएंगी ನನ್ನ ಈ ರಾಣಿಯನ್ನು ತುಂಬ ಸಿಲ್ಲೋ ರಾಣಿಯನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸಾಗುತ್ತೆ. कुछ और अच्युत कन्या के साथ विवाह के विज्ञापन के साथ सिलिया की आंखों में वह घटना बार बार तैर जाती थी. जब प्यास से उसका कंठ सूख रहा था और उसकी ओर बढ़ता हुआ पानी की गिलास एकाएक केवल इसलिए वापिस हो गया कि वह अच्युत हैं. ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಜಾತಿ ಅಂತ ನೋಡಿ ಗ್ಲಾಸನ್ನು ಒಳಗೆ ತೊಗೊಂಡೋದ್ರಲ್ಲ. ಹಿಂದೂ ಹೋತೆ ಹುಯೇ ಬಿ ಹಿಂದೂ ನಹೀ ಹೈ, ನಾನು ಹಿಂದೂ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೂ ಅಲ್ವಲ್ಲ, ಹಿಂದೂನಲ್ಲಿದ್ದು ಹಿಂದೂಗೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ. प्यास ने उसे उतना विचलित नहीं किया था जितना इस अपमानजनक व्यवहार ने. कौन जात है, पूछ गया यह सवाल उसके कानों में निरंतर हथौड़े मारता रहता. कुत्ता बिल्ली उस घर में बेरोक टोक आ जा रहे थे, पर उसे दहलीज पर ही हाथ के इशारे से रोक दिया गया था. इस व्यवस्था को मिटाने के लिए क्या कुछ भी नहीं हो सकता? क्या जीवन भर ऐसे ही जातिगत भेदभाव की प्रताड़ना के दुख भोगने पड़ेंगे? कदम कदम पर अपमान के घूंट पीने पड़ेंगे? यह सब सोचकर उसके मस्तिष्क की नसें फड़कने लगती थीं. और सिलिया सोचने लगी थी कैसे बदलाव जा सकता है इस हालत को. ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. कैसे हम अपनी इज्जत और बराबरी का दर्जा पर पा सकते हैं और झाड़ू कम बखत यह तो जानवरों से बदतर जीवन कायम रखने का हमारे लिए दुष्चक्र है. किसने थमा दी हमारी जाति के हाथों में ये झाड़ू? इस समाज में पैदा होना नहीं, होना तो हमारे हाथ में नहीं था, परंतु इस अपमानजनक गुलामी के चिन्ह के छोड़ना तो हमारे हाथ में है. यह हम कर सकते हैं. वह दृढ़ता से सोचने लगी. हाँ, यह हम जरूर कर सकते हैं. उसकी आंखों में अब एक चमकी थी. हीनता और दीनता के भाव तो ना जाने कब के जा चुके थे. वह मन ही मन सोच रही थी, झाड़ू नहीं कलम, झाड़ू नहीं कलम, हाँ कलम ही उसके समाज का भाग्य बदलेगी. उसने सोचा वह खूब पढ़ेगी, सम्मान के उच्च शिखर पर पहुंचेंगी. वह एक चिरगारी है जो मशाल बनकर अपने समाज की प्रगति के मार्ग को प्रकाशित करेगी. सिलिया ने तय किया वह जीवन भर कोशिश करेगी कि समाज इन सब बातों को समझे, उनके मर्म को जाने, सम्मान और अपमान के भेदभाव को समझे और सही रूप में सम्मान का हकदार बने. और जहाँ चाह होती है वहाँ राह खुद बनने लगती है. यदि मन में दृढ़ निश्चय हो तो कठिन से कठिन रास्ता भी पार किया जा सकता है. समय बदलता रहता है, लोग उसकी रफ्तार को समझ नहीं पाते हैं. जो इस बात को समझ लेता है वह समय के साथ चलते हुए अपनी मंजिल पा लेता है. सिलिया समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगी. उसने अपनी मंजिल को जान लिया. वह देश के कोने कोने में जाकर सामाजिक जागृति का कार्य करने लगी. जब हम सिर्फ अपने लिए सोचते हैं तब अपने दायरे तक ही सीमित रहते हैं. जिनका सोच बड़ा होता है वे जात बिरादरी
समाज और देश की सीमा से भी ऊपर उठ जाते हैं। सिलिया अपनी बिरादरी के साथ उन सबके लिए सोचने लगी थी जो सामाजिक विषमता, छूत, भेदभाव, अन्याय, अत्याचार और शोषण से पीड़ित है, जो अधिकारों से वंचित है, ज्ञान से वंचित है, जो अपने इतिहास, अपने वर्तमान और अपने भविष्य से अनजान हैं। लगभग 20 वर्ष के बाद देश की राजधानी के सबसे प्रख्यात सभागृह में एक प्रतिष्ठित साहित्य संस्था द्वारा एक महिला को सम्मानित किया जा रहा है। दलित मुक्ति आंदोलन की सक्रिय कार्यकर्ता, विदुषी, समाज सेवी, कवियत्री, साहित्य जगत की प्रसिद्ध लेखिका आदि अनेक विशेषणों का प्रयोग उसके लिए किया जा रहा है। मंत्र महोदय ने शाल, सम्मान पत्र, सम्मान स्मृति चिन्ह और पुष्पमाला से उस महिला का तालियों की गड़गड़ाहट के बीच स्वागत किया। स्वागत के उत्तर में महिला ने अपना भाषण आरंभ किया। सुंदर सवर्ण एक युवती तत्परता के साथ उसके पीछे तश्तरी में शीतल जल का गिलास आदर भाव से लिए खड़ी है। भाषण देते हुए बीच में 2 घूंट पानी पीकर महिला पुरानी स्मृतियों में क्षण भर के लिए खो गई। फिर उसने गर्व के साथ अपने आसपास देखा, सामने बैठे विशाल जनसमूह को देखा और परिवर्तनवादी विचारों से परिपूर्ण अपना भाषण जारी रखा। वह महिला कोई और नहीं, सिलिया थी। देखिए बच्चों, सिलिया कैसे ಮಾಲೂಮ್ ಹೇ ಅಲ್ವಾ? ಸಿಲಿಯಾಳ ಕತೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಸಿಲಿಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ದಲಿತರಿಗಾಗುವಂತಹ ಅನ್ಯಾಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಜಾತಿಯ ನಿಂದನೆಯ ಮರ್ಮ ತಿಳಿಯಬೇಕು, ದಲಿತರಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಮತ್ತು ದಲಿತರಿಗೂ ಗೌರವ ಮರ್ಯಾದೆ ಸಿಗುವಂತಾಗಬೇಕು ಎಂದು ನಿಶ್ಚಯ ತನ್ನನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ಲು. ಸಿಲಿಯಾ ಸಮಯ ಕಾಲದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಹೋದಳು. ತನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ಸತತ ಅಭ್ಯಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆ ಸಂಚರಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಗೃತಿಯ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಳು. ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ನಂತರ ಅವಳ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಬೆಲೆ ದೊರೆಯಿತು. ದಿಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿ ಮಹೋದಯರು ಸಿಲಿಯಾಳನ್ನು ಶಾಲು, ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ, ಸನ್ಮಾನ ಸ್ಮೃತಿ ಚಿಹ್ನೆ ಮತ್ತು ಪುಷ್ಪಮಾಲೆಯೊಡನೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು. ಕೊನೆಗೂ ತನ್ನ ಛಲವನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸಿದ ಸಿಲಿಯಾ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಳಕಾದಳು ಅಲ್ವಾ? ಅವಳ ಕನಸು ನನಸಾಯಿತು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ಸಿಲಿಯಾಸ್ ರಿಯಲ್ ನೇಮ್ ವಾಸ್ ಅ ಶೈಲಜಾ, ಬಟ್ ಹರ್ ಮದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾದರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹರ್ ಸಿಲಿಯಾ. ಸೊ ಸಿಲ್ಲೋ ರಾಣಿ, ಔಟ್ ಆಫ್ ಲವ್, Cilia was untouchable and she was studying for her metric exam. She was not only good at studies but also sports games. She was the captain of her school Coco team. Cilia belonged to a low caste. She was belonged to a low caste. And also Cilia
belonged to a low caste, she very well knew the social status and respect that was given to the untouchables. Although she was young in age, she was well versed with the social customs. Once there was an advertisement in the newspaper, Nai Dunia, that a well-known youth leader from Bhopal wanted to marry a Dalit girl who had passed metric exam. The advertisement asked people to contact the youth leader with the information about the girl's parents, their address, and other details. The townsfolk and relatives all advised Celia's parents to send her photograph and other information. However, Celia's parents did not want to marry her right then. It was their wish that Celia completes her higher studies and earn a name for herself in society. It was also Celia's wish that she study as much as possible. Celia had been insulted by many people during her school days. She wanted to remedy this sad and pitiable situation of the untouchables. She also wanted to uplift the Dalit community. She wanted to live with her head held high. Somehow, great effort, Celia managed to obtain higher education. She did not get married. She became a member of the Dalit Mukti Andolan. For nearly 20 years, Celia worked in this Dalit Mukti Andolan. And day and night for the betterment and upliftment of the Dalits people. She became a renowned writer, orator, and a hand-working member of the Dalit Mukti Andolan. Due to her tireless and unending efforts, she became a well-known national Dalit leader. A felicitation program was held. A felicitation program was held to honor Celia in the country's capital. Which is the country's capital? Delhi. Celia was honored by the minister, the congregation reverberated with the sound of applause. At that time, a sense of victory could be seen on the face of the Dalit woman. She is the none other than that our heroine. She is the Celia. So, such kind of the woman is Celia. देश की राजधानी दिल्ली में सिलिया का अभिनंदन कार्यक्रम था. मंत्री महोदय ने सिलिया का सम्मान किया. तालियों के गड़गड़ाहट से सभागार गूंज उठा. दलित महिला सिलिया के मुख पर विजय का आनंद दिख रहा था. जैसे तैसे अधिक प्रयास करके सिलिया ने उच्च शिक्षा प्राप्त की. शादी विवाह के झंझट में नहीं पड़ी. दलित मुक्ति आंदोलन के एक कार्यकर्ता बनी. करीब 20 वर्षों तक सिलिया ने दलितों के उद्धार के लिए दिन रात काम किया. वह प्रसिद्ध लेखिका थी, भाषणकार थी, क्रियाशील कार्यकर्ता भी थी. उसने अथक परिश्रम के कारण राष्ट्रीय दलित नेताओं के रूप में नाम कमाया. जैसे सिलिया हमारा भारत का एक दलित वर्ग का लड़की. ठीक है बच्चों, आई थिंक यू ऑल अंडरस्टूड दिस लेसन. सभी छात्रों को मेरा धन्यवाद.